नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। अब पड़ने वाली है भीषण गर्मी। दिल्ली में सर्दियों का मौसम अब खत्म, हवा भी हुई जहरीली। पहले यूपी को बीमारू राज्य कहते थे लोग, आज गुड गवर्नेंस है इसकी पहचान। इन्वेस्टर्स समिट में बोले पीएम मोदी। दिल्ली में मेयर चुनाव करने उपराज्यपाल को भेजा गया प्रस्ताव। 13 से 14 फरवरी को हो सकते हैं चुनाव। अमेठी में बेटियों के लिए वरदान साबित हुई है कन्या सुमंगला योजना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में मिलने वाले चावल का सच जानेंगे आज। शुद्ध वातावरण में सेहत बनाने आए लोग, अब जानेंगे कंपनी बाग का इतिहास। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। शहर हल्द्वानी की रातों में कुछ लोग बाहर निकलते हैं और अस्पतालों में जाकर बेसहारा और गरीब लोगों को भोजन करवाते हैं। इस मुहिम को अन्य धारा नाम दिया गया है। संस्था से जुड़े सदस्य सप्ताह में 3 दिन सोवन सिंह जिना बेस अस्पताल में जाकर भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाते हैं। शुरुआत में वे हफ्ते में 1 दिन जाते थे, लेकिन अब उन्होंने अस्पतालों में 3 दिन जाना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी ऑनलाइन संस्था कोरोना काल से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। अब संस्था के सदस्य अस्पताल में रात्रि भोजन के अलावा जरूरतमंद लोगों को कंबल आदि भी देते हैं। हल्द्वानी ऑनलाइन संस्था के संस्थापक दिनेश लेवसानी ने बताया है कि हमने हल्द्वानी ऑनलाइन संस्था अन्य धारा मुहिम शुरू की है। हम हफ्ते में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को अस्पताल में जाकर भोजन वितरित करते हैं। मरीजों व तीमारदारों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। हल्द्वानी ऑनलाइन संस्था में अभी 150 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। भारत में आयकर छूट की सीमा से ज्यादा सालाना कमाई करने वाले लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिक्किम राज्य के लोगों को इनकम टैक्स देने से छूट मिली हुई है। सिक्किम में रहने वाले लगभग 95% भले ही सालाना कितनी ही कमाई कर रहे हैं, उन्हें आयकर के रूप में 1 रुपया भी नहीं चुकाना होता है। सिक्किम के भारत संघ में विलय से ही वहां के लोगों को आयकर न देने की छूट मिली हुई है। पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों को संविधान के आर्टिकल 371 के ए के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है। वही कारण है कि देश के दूसरे हिस्सों के लोगों को इन राज्यों में संपत्ति या जमीन खरीदने पर पाबंदी है, लेकिन सिक्किम के मूल निवासियों को तो आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा यानी कि 10 के तहत इनकम टैक्स से छूट हासिल है। यानी राज्य के लोगों को अपनी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। भारत में आयकर छूट की सीमा से ज्यादा सालाना कमाई करने वाले लोगों को इनकम टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन सिक्किम में ऐसा नहीं है। पिछले दिनों श्री राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले दंपति को अयोध्या पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड के भाई को फंसाने की नीयत से ही अभियुक्त ने राम जन्मभूमि को उड़ाने की धमकी दे डाली थी। ऑनलाइन कॉलिंग के जरिए अयोध्या निवासी मनोज कुमार के फोन पर 2 फरवरी को धमकी दी गई थी। कॉल ट्रेस किए जाने पर पुलिस को यह पता चला कि धमकी देने वाले दंपति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक अनिल रामदास
घोड़के उर्फ बाबा जान मूसा उर्फ असमान अली मूसा और सहअभियुक्त विद्याशंकर धोत्रे निवासी महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 9 मोबाइल फोन, लैपटॉप, 2 कुरान, 2 मुसलमानी टोपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्शन कमीशन के सादा फॉर्म, संशोधित आधार कार्ड और भी कई सामान बरामद हुए हैं। मुख्य अभियुक्त में राम जन्मभूमि के साथ दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। गौरतलब यह है कि 2 फरवरी को रामलला सदन निवासी मनोज कुमार के मोबाइल पर एक नंबर से धमकी भरा फोन आया था। फोन करने वालों ने राम जन्मभूमि परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पकड़ा गया आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। खुद को कभी चेन्नई तो कभी महाराष्ट्र का निवासी बता रहा था। फिल्म शेरशाह में पहली बार साथ नजर आए कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी अब जिंदगी भर के लिए एक हो गई है। इनकी इंटीमेट शादी की झलक तो फैंस को नहीं दिख पाई, लेकिन अब कियारा और सिड ने अपनी शादी की बरमाला के मोमेंट को फैंस के साथ शेयर किया। इस वीडियो में ये जोड़ी बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही थी। पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं कियारा और सिड। पब्लिकल कम ही प्यार दिखाते नजर आते थे, लेकिन इस वीडियो में फिल्म के अलावा पहली बार फैंस इस जोड़ी के बीच का रोमांस साफ देख पा रहे हैं। वीडियो में कियारा बरमाला के लिए नाचते हुए एंट्री करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही सिद्धार्थ को गोल्डन शेरवानी में देखते ही वो उनकी तारीफ करने से भी नहीं चूकती हैं। दोनों एक दूसरे को बरमाला पहनाने के लिए आते हैं, लेकिन तभी दूल्हे महाराज सिद्धार्थ अपनी गर्दन झुकाने से इनकार कर देते हैं। देखिए कियारा और सिद्धार्थ की शादी का ये वीडियो। रायबरेली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मिलने वाली चावल को लेकर फैली अफवाह को लेकर आपूर्ति विभाग ने सफाई दे दी है। यहाँ मिलने वाले चावलों को प्लास्टिक का बताया जा रहा है। जिला आपूर्ति विभाग ने इसे अफवाह बताते हुए कहा है कि ये प्लास्टिक का ना होकर आम चावलों से अधिक पौष्टिक। सामान्य चावल पर मशीन के जरिए पौष्टिक तत्वों के परत चढ़ाई जाती है, जो तैयार होने के बाद फोर्टिफाइड चावल कहलाता है। सामान्य चावलों को फोर्टिफाइड बनाकर कुपोषण से लड़ना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से ही एक है। उसमें सामान्य चावलों पर विटामिन बी व फॉलिक एसिड जैसे पौष्टिक तत्वों वाले पाउडर की परत चढ़ाई जाती है, जिससे चावल खाने मात्र से ही अन्य आवश्यक तत्व शरीर के को हासिल हो जाता है। वही जिला आपूर्ति अधिकारी ने यह भी बताया कि सामान्य चावलों में बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि 99 किलो में सिर्फ 1 किलो फोर्टिफाइड चावल मिलाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर वितरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि पौष्टिक तत्वों की परत चढ़ने के चलते ये पानी में डाले जाने पर तैरने लगता है, इसलिए इसे लेकर प्लास्टिक से बने होने की भ्रांति फैल गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्लास्टिक का ना होकर पूरी तरह प्राकृतिक चावल ही है। इसे लेकर किसी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जनपद के कंपनी बाग का बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पर कृषि संबंधित विभागीय कार्यालय, पेड़ पौधों के विषय से संबंधित जानकारी के साथ ही इस स्थल पर लोग सुबह शाम टहलने भी आते हैं। प्रशासनिक स्तर पर अब कंपनी बाग के इतिहास से भी लोगों को परिचय करवाया जाएगा। सैर सपाटे के लिए दौरान आपको कंपनी बाग के विषय में तमाम ऐतिहासिक जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर काम शुरू हो चुका है। सहारनपुर स्थित कंपनी बाग में ऐसा मॉडल तैयार किया जाएगा, जिससे सैर करने वाले कृषि विभाग में आने वाले लोगों को इसके विषय में पुरानी जानकारी देखने को मिलेगी। महानगर व बाहर से आने वाले आमजन को अब कंपनी बाग में सुबह शाम की सैर करने के साथ साथ उनके इतिहास के बारे में भी जान सकेंगे।
जिनके लिए कंपनी बाग के तीनों द्वारों पर वहां के मानचित्र लगाए जाएंगे और एक बोर्ड पर कंपनी बाग का इतिहास लिखा हुआ पढ़ सकेंगे। यह कार्य सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्राधिकरण द्वारा मॉडल भी तैयार कर लिया गया है। जनपद विश्व भर में लकड़ी पर नक्शशाही के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हस्तशिल्प देश विदेश में अपनी धाक जमाते हुए जनपद के काष्ठ हस्तशिल्प उत्पाद लखनऊ में होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में धूम मचाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में बनी लकड़ी की धार्मिक मूर्तियां भेंट करेंगे। इसके लिए जनपद से 6 मूर्तियां लखनऊ भेजी जा चुकी है। जनपद के काष्ठ हस्तशिल्प उत्पादों की देश से ही नहीं पूरे विश्व में भारी मांग है। इसके चलते जनपद से बड़ी मात्रा में काष्ठ हस्तशिल्प उत्पादों का दुनिया के कई देशों में निर्यात होता है। जनपद के काष्ठ हस्तशिल्प उद्योग के करीब 300 वर्ष पुराना माना जाता है। यहाँ पर काष्ठ हस्तशिल्प उत्पाद तैयार करने वाले करीब 2000 छोटी बड़ी इकाइयां स्थापित है। जनपद से काष्ठ हस्तशिल्प उत्पादों का 1400 से 1500 करोड़ रुपए वार्षिक का कारोबार है। इसमें 1000 करोड़ रुपए तक निर्यात भी शामिल है। जनपद के करीब 1.5 लाख लोग इस उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अमेठी में नकल विहीन बोर्ड परीक्षा कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कमर कस लिया है। जनपद में सुचितापूर्ण ढंग से यूपी बोर्ड की परीक्षा को संपन्न करवाया जाएगा। इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों का भी चयन कर लिया गया है। परीक्षा में कोई बाधा ना उत्पन्न हो इससे परीक्षा को बेहतर ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए केंद्र व्यवस्थापक के साथ जोनल मैजिस्ट्रेट और सेक्टर मैजिस्ट्रेट भी सभी परीक्षा केंद्र पर तैनात कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अमेठी जनपद की 4 तहसीलों में कुल 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल में 28,691 परीक्षार्थियों के साथ इंटरमीडिएट में 23,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके साथ ही जनपद में 17 सेक्टर मैजिस्ट्रेट के साथ 4 जोनल मैजिस्ट्रेट और सभी परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक और सोशल स्टाफ फोर्स टीम का भी गठन किया गया है, जिससे परीक्षा नकल विहीन परीक्षा संपन्न हो सके। राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगा है। विपक्षी दल ने यह आरोप लगाया है कि सीएम गहलोत ने पुराना बजट पढ़ा है। उन्हें मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी एक बार टोका। इस बीच सदन में एक तरफ विपक्ष जोरदार हंगामा किया और दूसरी तरफ ठहाके भी लगे। विपक्ष ने हंगामा वेल में आकर किया। उनके और स्पीकर सीपी जोशी के बीच जोरदार तकरार हुआ। इतना ही नहीं, विपक्ष ने सरकार पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें, इस साल का ये बजट अशोक गहलोत की सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए सीएम गहलोत कुछ बड़ी घोषणाओं पर फोकस कर सकते हैं। उन्होंने गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करवाने की घोषणा पहले ही कर दी थी। इसके अलावा सीएम गहलोत ये भी कह चुके हैं कि ये बजट खिलाड़ियों, युवाओं और महिलाओं के लिए होगा। इसलिए माना जा रहा है कि युवाओं को गहलोत सरकार नौकरियां देगी। सीएम गहलोत गृहिणियों और कामगारों के लिए अलग अलग घोषणाएं कर सकते हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी घोषणाएं संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं और दाऊदी बोहरा सामुदायिक शिक्षण संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन भी किए। रेलवे के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ही बताया कि शहर में पहुंचने के बाद मोदी दोपहर के पहले ही
सीएसएमटी सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को और उसके बाद अहमदानगर जिला के साईनगर शिरडी के मुंबई से जोड़ने वाली दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही मुंबई से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़कर 3 और देश में इनकी कुल संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। सीएसएमटी सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से दोनों शहरों के बीच संपर्क बेहतर होगा और सोलापुर के सिद्धोकर, कालकोट, तुलजापुर, सोलापुर के पास पढ़रपुर और पुणे जिले में आलंदी जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधा होगी। वहीं दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस वे ट्रेन से नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर, साईनगर शिरडी और शनि सिग्नापुर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी सुविधा होगी। अधिकारियों के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आदि ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के वक्त मौजूद रहेंगे। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में लगी एसएसबी के पेट्रोलिंग और सुगम बनाने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश पर पूरी सीमा के समांतरण सड़क बनाई जानी है। अन्य जनपदों में इस सड़क का निर्माण कार्य काफी हद तक हो चुका है, लेकिन पीलीभीत जिले में इस सड़क के निर्माण में सालों से एक अड़ंगा लगा था। इस सड़क के निर्माण कार्य में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की वन भूमि अड़ंगा बनी हुई थी। हाल शासन में निर्देश पर पीलीभीत डीएम की अध्यक्षता में दोबारा बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद अधिकारियों के बीच सहमति बन गई। भारत नेपाल की सीमा एक खुली सीमा है, ऐसे में बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे एसएसबी की जिम्मेदारियों और भी बढ़ जाती है। सीमा पर होने वाले अपराधों व अवैध तस्करी को रोकने के लिए एसएसबी को पेट्रोलिंग कर निगरानी करनी होती है। इसी के मद्देनजर 2016 में गृह मंत्रालय ने पूरी सीमा पर तकरीबन 600 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को मंजूरी दे दी थी। पीलीभीत से पड़ोसी देश नेपाल की सीमा सटी हुई है। ऐसे में सड़क का तकरीबन 12 किलोमीटर हिस्सा पीलीभीत से होकर भी गुजरता है, लेकिन सड़क के लिए एनओसी नहीं मिल पा रही थी। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दो बैंकों ने गुरुवार को विशेष पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत अदालत को बताया कि वे नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी 5 स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड के खातों में पड़े पैसों को निकालने में असमर्थ है। वे आधिकारिक लिक्विडेटर द्वारा दायर एक हलफनामे के जवाब दे रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि 3 बैंकों को कर्ज की वसूली के लिए फर्म के खातों से 37 करोड़ रुपए लेने हैं। लिक्विडेटर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्ति किया गया था। एचटी के रिपोर्ट के अनुसार पिछले अक्टूबर दायर हलफनामे के अनुसार कंपनी के पास कोटक महिंद्रा बैंक के साथ 2.67 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 17.98 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ 16.32 करोड़ रुपए जमा थे। अदालत ने 13 अगस्त 2021 को बैंकों को परिसमापक के पक्ष में पैसा जारी करने का निर्देश दिए थे। हालांकि जब अधिकारी बैंकों के पास पहुंचे तो उन्होंने पैसा करने में असमर्थता जताई। गुरुवार को कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि फर्म का खाता पहले आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स द्वारा और एक दिन बाद प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी द्वारा अटैच किया गया था, जो नीरव मोदी और उनके 5 स्टार समूह फर्म के लिए खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी की जांच कर रहा है। अदालत को आगे बताया गया कि आईटी विभाग ने 21 फरवरी 2019 को ही एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वो 5 स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड का विभाग को बकाया दे देंगे। गया तिलकुट उत्पादन का हब है और यहाँ का तिलकुट पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन तिलकुट उत्पादकों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी तिलकुट निर्माण के लिए तिल दूसरे प्रदेश से
मांगना पड़ रहा था। दूसरे राज्यों से तिल मांगने के बाद इसके रेट में बढ़ोतरी हो जाती थी। लेकिन अब तिलकुट उत्पादकों को तिल के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और गया जिले कृषि विभाग जिले में ही तिल की खेती को लेकर योजना बन रही है और जल्द ही गया के तिल से गया का तिलकुट बनेगा। यहाँ के तिलकुट व्यवसायी राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल से तिल मंगवाते थे। तिल जिले में पहली बार तिल की सामूहिक खेती होने जा रही है। कृषि विभाग की पहल पर बड़े पैमाने पर खेती होने जा रही है। अब 15 फरवरी से किसानों के बीच बांटना भी शुरू हो जाएगा। जिले के गुरारू, बंके बाजार, इमामगंज सहित अन्य प्रखंडों में इस बार तिल की खेती होने जा रही है। कृषि विभाग ने तय किया है कि जिले के 10,000 एकड़ में तिल की खेती क्लस्टर में होगी, यानी कि 5-6 किसान मिलकर एक साथ तिल की खेती कर सकेंगे। किसानों को तिल की बीज निःशुल्क देने की योजना बन गई है। गर्मी के सीजन में 1,000 एकड़ में इसकी खेती की योजना बन चुकी है। इसी इसी महीने खेतों में लगाने की तैयारी चल रही है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।